करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी से बहुत बहुत सॉरी, 3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन आज वीडियो आ रही है। उसके पीछे कारण भी था, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हाँ, पहला दिन वाला कारण तो मैंने आपको बताया था, एंगेजमेंट, लेकिन अब उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। गलती मेरी ही है, वहाँ पर क्लियर मैं नहीं बताया था उस टाइम पर। वो एंगेजमेंट मेरी नहीं थी, मेरी दीदी की थी, तो इस वजह से मुझे घर आना पड़ा था, तो वहाँ पर मैं बिजी था। उसके बाद ऐसा बिजी हुआ कि टाइम मिला नहीं, और फिर तबीयत खराब हो गई 2 दिन, तो बिल्कुल मोबाइल टच भी नहीं किए। बाद में जब आप लोग के कमेंट्स चेक किए तो उसमें बहुत सारे लोग तो बधाइयाँ दिए थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग नसीहत भी दे दिए, बहुत सारे लोग अपना अनुभव भी साझा कर दिए। तो भाई अभी नहीं करने जा रहे हैं हम, सो थोड़ा समय लगेगा। मेरी एंगेजमेंट नहीं थी, सिस्टर की थी, ठीक है। और इंस्टाग्राम वगैरह पर फोटो दे दिए हैं। चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर। एग्जाम्स वगैरह भी आने वाले हैं, तो फिर से हम लोग तेजी से लगेंगे। आज ऐसे देखते हैं, उसके बाद कल से डिजिटल बोर्ड पर आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। 10 अक्टूबर के करंट अफेयर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, क्योंकि लास्ट डे का रिवीजन तो अब काफी दिन हो गए हैं, तो कल से रिवीजन भी करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखो, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हो चुकी है, तो नोबेल पुरस्कार भी अब दिया जाना शुरू हो गया है। तो अब एक एक करके होगा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, है ना। अच्छा, एक और सबसे जरूरी बात कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, पिछले दिनों के जो भी क्वेश्चन है आने वाले दिनों में सब मैं कवर करा दूंगा। सारे क्वेश्चंस मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले दिनों में सब कवर करा दिए जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। पूरे रफ्तार में आ जाने दो, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हो चुका है। दिया जाना मतलब क्या, घोषणा शुरू हो चुकी है। जैसा कि होता है हर बार, अक्टूबर महीने में घोषणा होती है और उसके बाद फिर 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे अच्छे से जानते होंगे। तो देखो, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के फील्ड में। यहाँ पर ये है आर्टिकल ऑफिशियल वेबसाइट का, नोबेल प्राइज फिजिक्स का। जॉन जे हॉपफील्ड ये अमेरिका के हैं, और जेफरी ई हिंटन जो हैं ये ब्रिटिश कनाडाई मूल के व्यक्ति हैं। इन दोनों को क्यों दिया जा रहा है? इन दोनों ने मशीन लर्निंग को एलिजिबल बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीन लर्निंग को समझने में, सक्षम बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। ये समझ लो खोज करता रहे, तो इसी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, मशीन लर्निंग की नींव रखने की खोजों और आविष्कारों के लिए, ठीक है। भौतिकी का नोबेल। नोबेल पुरस्कार में आगे और भी नोबेल पुरस्कार मैं बताऊं, क्योंकि अभी एक और दो और की घोषणा हो चुकी है। उससे पहले आप नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा जान लो। जैसे नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1901 से दिया जाता है, और ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जो डायनामाइट की खोज किए थे। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है। जब ये खोज किए, तो फिर ये तो खोज किए थे माइंस वगैरह की, खदानों वगैरह की खुदाई के लिए, कि वहां पर पहाड़ों में विस्फोट करा करके खुदाई की जाएगी। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल लोग बम के रूप में करने लगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जनहानियां भी हुई। और इन सबको देखते हुए इनको बहुत पछतावा हुआ। जब इनको पछतावा हुआ तो इन्होंने कहा कि अब मैं अपना पूरा का पूरा जो कारोबार है, पूरा पूरा जो सिस्टम है, उसको मैं दान करने की सोच रहा हूँ। हमारे नाम पर कुछ ऐसा चैरिटी किया जाए जिससे लोग की भलाई के लिए काम हो, ना कि इस सब के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो समाज में जो 6 ऐसे क्षेत्र हैं, 6 क्या, शुरुआत में 6 नहीं था वैसे, कुछ जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहां के लिए हम पुरस्कार शुरू करवाएंगे। ये इनकी इच्छा थी, लेकिन बेचारे चल बसे। जब चले गए तो फिर इनकी पुण्यतिथि पर यह दिया जाना शुरू हुआ बाद में। तो 1901 से ये पुरस्कार दिया जाता है और इनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। पुण्यतिथि कब होता है? 10 दिसंबर को होता है। तो घोषणा इस पुरस्कार की अक्टूबर की होती है, और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दिया किसमें किसमें जाता है? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र कौन कौन से? चिकित्सा या मेडिसिन, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और इकोनॉमी। ध्यान रखना, इकोनॉमी के क्षेत्र में 1968 से दिए जाना शुरू हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे लास्ट में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ, और दूसरा इस टाइप से बनता है कि अर्थशास्त्र में कब से दिया जाना शुरू हुआ। और स्वीडन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडन एक देश है छोटा सा, अभी अगर आपको याद हो, अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको 32वां नाटो देश के बारे में मैंने कई बार बताया है, वो वही वाला देश है, स्वीडन ही। अगला,
अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो देखिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पूछा गया है। केंद्र सरकार ने अभी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, ठीक है ना, एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, तो ये 5 जो हैं इनको दर्जा अभी मिला हुआ है। टोटल अब ऐसी लैंग्वेजेस हो गई हैं 12, ठीक है ना, टोटल 12 ऐसी लैंग्वेज हो गई हैं। अच्छा, अभी आप कहोगे बीच में सर आपने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि 9वीं भाषा बनी थी शास्त्रीय भाषा फारसी, तो 9वीं फारसी बनी थी, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी टोटल में 12 ही हैं, ये बात ध्यान रखना है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भारत में भाषाएं अभी 12 हैं। तमिल जिसमें सबसे पहले पाई थी, 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। फिर संस्कृत को मिला था 2005 में, फिर कन्नड़ को 2008 में मिला था, फिर ऐसे ऐसे मिल रहा था सबको, ठीक है। तो ऐसे में अभी इस साल में, अभी जब आपको याद हो कि ईरान से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश हो रही थी, तो उसी तर्ज पर जब एस जयशंकर साहब गए थे ईरान में, तो फारसी भाषा को उस टाइम पर दिया गया था भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और पाली, मराठी, असमिया, बंगाली, इन सबको अभी दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो टोटल 12 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं भारत में, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। अब आप कहोगे इससे क्या मतलब हुआ? इससे कोई मतलब नहीं, बस एक प्रकार का उनको रिस्पेक्ट मिल गया कि वो ऑथेंटिक, थोड़ा सा उनको एक अलग से कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे अगर पूछा जाए भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा है, नहीं, भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। भारत में 2 राजभाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, है ना। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा आप जानते हो कि 14 सितंबर को 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकन इनको किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकन को चिकित्सा के क्षेत्र में या कहें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो देखो 2 नोबेल पुरस्कार हो गए, है ना। केमिस्ट्री वाला मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि एक साथ नहीं याद कर पाओगे आप, 2-2 करके याद करो, और इसके बाद लास्ट में एक सम अप करके आपको वो वीडियो भी दूंगा। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकन ये 2 मेडिसिन के क्षेत्र में पाए हुए हैं, ठीक है ना। और किस लिए पाए हुए हैं? तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पास्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो ये माइक्रो आरएनए की खोज किए थे। आरएनए आप जानते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में। ऐसे इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की हुई है, और इन दोनों वैज्ञानिकों को इसी वजह से, इसी खोज की वजह से यह पुरस्कार मिला है चिकित्सा में, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार। अच्छा, किसके द्वारा नोबेल दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नोबेल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो मेडिसिन का देगी, फिजिक्स का देगी, केमिस्ट्री का देगी, ठीक है ना। जैसे कि मतलब हम लोग जैसे इंडिया में पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों को साइंस माना जाता है ना। तो इसमें मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों का ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देगी। ध्यान रखना, शांति वाला नोबेल अगर पूछा जाएगा तो वो स्वीडन नहीं देगा, बाकी सब स्वीडन के द्वारा ही दी जाते हैं। एक स्वीडिश एकेडमी ऑफ बैंक में, वहाँ स्वीडन की बैंक के द्वारा दिया जाता है इकोनॉमी का, और बाकी 3 का ये साइंस का दे देते हैं, और वहाँ पे ही एक संस्था है स्वीडन की, वो लिटरेचर का देती है। लेकिन शांति का नोबेल जो है ये नॉर्वे की संसद देती है, नॉर्वे की संसद। नॉर्वे की संसद का क्या नाम है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए नॉर्वे की संसद का क्या नाम है। और संसद का नाम नहीं, मतलब कि उसकी राजधानी भी आप कह सकते हो, बताइएगा जरूर। चलिए, एमजेटी ऐप पर दोस्तों ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं, आप जाकर के यहाँ से वीडियो कोर्सेज भी हमारे एनरोल कर सकते हैं, ई बुक वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता किस देश को सौंपने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने दोस्तों चागोस द्वीप की संप्रभुता को मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है। चागोस द्वीप जो है ये, इस पर कब्जा था अभी तक यूके का, ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारी दुनिया में द्वीप हुए या देश हुए जिन पर कब्जा हुआ करता था कभी ब्रिटिश का, तो धीरे धीरे करके छोड़ते गए सब जगह पर, कुछ जगहों पर अभी भी कब्जा था। तो वैसे में ही एक द्वीप था मॉरिशस का, चागोस, इस पर अब कब्जा छोड़ने की बात की है, वो भी 99 साल की लीज पर, और वो भी कुछ कंडीशन के आधार पर, मतलब ऐसा नहीं एक पूरी तरीके से छोड़ दिए हैं। 99 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए यूके के पास डिएगो गार्सिया पर अधिकृत शक्ति होगी, लेकिन
मॉरिशस जो होगा अब इन द्वीपों पर पुनर्वास का कार्यक्रम लागू कर सकेगा। मतलब अब तक होता था कि मॉरिशस अपने नागरिकों को वहां पर पुनर्वास नहीं करवा सकता था, बहुत सारी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी। अब यहाँ पर इन द्वीपों में, क्योंकि ये द्वीप समूह है चौगोस, तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो यहाँ पर पुनर्वास ये करवा सकेगा। ठीक है, 1814 से ही ब्रिटेन का यहाँ पर कब्जा है चौगोस द्वीप समूह पर, और इसे 1965 में मॉरिशस से अलग कर दिया था। मॉरिशस को आज़ाद किया तो फिर इससे उसको अलग कर दिया, कहा कि इसको अभी हम ही देखेंगे, लेकिन अब देने का फैसला किया है। अच्छा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्वे की संसद या कहें कि उसकी राजधानी का क्या नाम है जहां पर दिया जाता है, तो उसका सही आंसर है ओस्लो। ठीक है ना। चलिए, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसको अगले क्वेश्चन में या फिर आगे की वीडियो में बता दिया करूंगा आंसर उसका, क्योंकि कुछ लोग की रिक्वेस्ट आती है कि उसका आंसर नहीं पता लग पाता है। आगे, हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन NMEO तिलहन की अवधि क्या है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी है और इसको 7 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। 7 साल के लिए ये नया मिशन शुरू किया गया है। ये PIB का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये आर्टिकल है, ये मतलब कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज है केंद्र सरकार का, और इसमें यहाँ पर बताया गया है ये जो NMEO मिशन है ना, ये शुरू किया गया है फॉर द 7 ईयर। ठीक है, 7 ईयर पीरियड। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 2024-25 से 2030-31 दिया गया रहता है, तो उसमें जोड़ नहीं पाते हैं कि 5 साल रहेगा, 6 साल रहेगा, कैसे। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियर देख लीजिए, ये 7 ईयर पीरियड के लिए है। और अगर 7 ईयर पीरियड पूछा जाए तो 7 ईयर बताइएगा, और कब से कब तक पूछा जाए तो आप बताइएगा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर से 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे कंफ्यूजन होती है? ऐसे होती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर, ऑप्शन में आपको 5 वर्ष भी दिखेगा, 6 वर्ष भी दिखेगा, 7 वर्ष दिखेगा, 8 वर्ष दिखेगा। अगर आप 2024-25 से लेकर 2030-31 याद करके गए हो तो उसी में अटक जाओगे, है ना। इसीलिए आपको दोनों तरीके से पढ़ करके जाना है कि चाहे 7 वर्ष पढ़ो चाहे 2024-25 पढ़ो। अच्छा, टोटल इस पर खर्च कितना आने वाला है इस मिशन पर? तो इसके तहत सरकार जो है 10,103 करोड़ रुपए खर्च करने का सोच रही है। अब भारत का लक्ष्य ये है कि जो तिलहन वाली चीजें हैं इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तिलहन में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अगर, तो इसका लक्ष्य भी रखना होगा। लक्ष्य कितना होगा? लक्ष्य रखा गया है प्राथमिक तिलहन उत्पादन का 39 मिलियन टन 2022-23 जो था उससे बढ़ जाए, और बढ़ करके हो जाए 69.7 मिलियन टन। ठीक है ना, यानी लगभग 70 मिलियन टन जो है ये बढ़ाया जाए। आप सोचोगे लक्ष्य ही बनाना था, 70 मिलियन क्यों नहीं लिखे? एक्चुअली में एक परसेंटेज का डाटा होता है कि इस परसेंट से ग्रो अगर करेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, तो वही परसेंटेज के हिसाब से आया, तो इसलिए कैलकुलेशन 69.7 आया, वरना बोलने को तो बोल ही देते 100 मिलियन टन, उससे क्या मतलब, है ना। तो लक्ष्य भी जो होता है वो बिल्कुल एनालिसिस के साथ रखा जाता है। तिलहन फसलें कौन कौन सी होती हैं? तिलहन में जिनसे तेल निकलता हो, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, है ना, तो वो तिलहन हुई। और दलहन वो जिनसे दालें निकलती हैं। आगे, अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उत्पादन किया? तो भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट ये केरल में खोला जा रहा है, और इसका अनावरण किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। ये आपको दिख रहे हैं पिनराई विजयन जी, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। ये फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है, और ये केल्ट्रॉन के द्वारा कुन्नूर में स्थापित किया गया है। इसका नाम भी है केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स। सुपर कैपेसिटर ये क्या है? तो इसको जानने के लिए पहले कैपेसिटर समझो। कैपेसिटर, या जैसे और जनरल लैंग्वेज में बोलें तो कंडेंसर, या और कहें तो कंडक्टर, या कहें कि करंट को स्टोर करने वाला। ठीक है ना, ये सब एक ही है, चालक। कैपेसिटर बेसिकली इसकी खूबी ये होती है कि ये चार्ज को, या कहें कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। ठीक है, आसान भाषा में ऐसे समझो। तो कैपेसिटर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ये भी है सुपर कैपेसिटर, तो मतलब ज्यादा मात्रा में करेगा यह काम। ठीक है ना, तो इसरो के सहयोग से ये बनाया गया है, और 42 करोड़ का इस पे खर्च आया हुआ है। ठीक, प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करेगा, सालाना 22 करोड़ का उत्पादन करेगा। तो ये सुपर कैपेसिटर प्लांट है उसका प्रोडक्शन करने का, मतलब सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है।
सुपर कैपेसिटर्स बनाएंगे। अगला, हाल ही में कहां पर भारत के पहले 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय, इसका उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। 3D सेल्फी विज्ञान म्यूजियम जो है ये IBR सेंटर में लॉन्च किया गया है। IBR इंटरनेशनल कन्वेंशन, अभी दीक्षांत समारोह था इसका, उसी में। IBR मतलब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो 3D सेल्फी विज्ञान म्यूजियम होगा, ये भारत का पहला है। जब भी पहले आए तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। तो देखो, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ये वार्षिक रूप से जब अपना दीक्षांत समारोह मनाता है ना, तो उसमें ये 10,000 से ज्यादा जो रिकॉर्ड्स रहते हैं उनको शो कराता है कि देखो ये इस क्षेत्र में ये रिकॉर्ड बने हैं, इस क्षेत्र में ये रिकॉर्ड धारक हैं, नए नए हैं, तो इनको ये दिखाता है, शो करता है। तो इसमें भारत के भी और विदेश के भी रिकॉर्ड्स को भी दिखाता है कि इस साल देखो इतने इतने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी शो किया जा रहा था, तो उसी दौरान यहाँ 3D सेल्फी विज्ञान संग्रहालय भी बनाया गया और उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर बना है ये? फरीदाबाद हरियाणा, ध्यान रखना। आगे, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हार्पून मिसाइलों का पहला बैच भेजा? तो अमेरिका जो है अब देख रहा है कि यहाँ पर देखो अब हिजबुल्लाह ने भी सरेंडर कर ही दिया है लगभग, और इधर रसिया यूक्रेन का भी शांत हो गया है मामला। तो अब अमेरिका का हथियार कहाँ बिके? तो वो कोई और कस्टमर की तलाश में है। इंडिया वाले लड़ना चाह नहीं रहे हैं, तो बार बार अमेरिका रह जा रहा है। तो इसको चाहिए कहीं और लड़ाई हो, क्योंकि जहां लड़ाई होगी वहीं इसका हथियार बिकेगा। अमेरिका चाहता ही है कि लड़ाई हो, हथियार बिके। तो ये अब ताइवान को देना शुरू कर रहा है। तो ताइवान से और चाइना की अब लड़ाई करवाना शुरू करेगा। ये देखना आप आने वाले दिनों में जल्द ही चाइना और ताइवान में शुरू होगा। फिलहाल ताइवान को अब हार्पून मिसाइल देना ये शुरू कर चुके हैं। इसका पहला बैच ये भेज चुके हैं। और हार्पून मिसाइलों की खास बात यही है कि ये सभी मौसम में काम करती हैं। इसको बनाया किसने है? मैकडोनाल्ड डगलस ने बनाया है। मैकडोनाल्ड डगलस एक कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, उसने इसे बनाया हुआ है। ठीक है। AGM-84E स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, ये पहला टाइप है मिसाइल का। और AGM-84H के स्लाम ER क्रूज मिसाइल, ये दूसरा टाइप है इसका मिसाइल का। तो ये दो टाइप की मिसाइलें जो है ये अमेरिका ताइवान को दे रहा है। ठीक है। ताइवान और अमेरिका कहाँ है? आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है चाइना साइड। चाइना साइड आओगे तो छोटा सा एक देश आपको यहाँ पर दिखेगा, ये रहा ताइवान। ठीक है। ताइपेई इसकी राजधानी होती है ताइवान की। अब ये छोटा सा जो देश है ना, इस पर चाइना कब से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया था अभी बीच में, क्योंकि बाकी के देशों में युद्ध चल रहे थे। तो अब बाकी के देशों में भी हिजबुल्लाह भी सरेंडर कर दिया है उधर। तो अमेरिका कह रहा है कि चलो अब तुम शुरू करो, कुछ टेंशन बने रहे। तो यहाँ पर ताइवान से ये मामला शुरू करने की बात करी जा रही है। ठीक है। ताइवान क्यों चाहता है चाइना? क्योंकि यहाँ 80% से ज़्यादा दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्टेशन होता है वो ताइवान से ही होता है। और चाइना जब इस पर कब्जा कर लेगा तो वो मार्केट लीडर हो जाएगा सेमीकंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर का ही भविष्य है। आप जानते ही हो, सब कुछ वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ही चीजें चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में प्रदीप गांधी को सम्मानित किया गया है दोस्तों, शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार का स्पोर्ट के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। जैसे भारत सरकार का होता है, भारत सरकार का राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अर्जुन पुरस्कार हुए, द्रोणाचार्य पुरस्कार हुए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ महाराष्ट्र सरकार देती है ये पुरस्कार, और ये महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। तो 2022-23 के लिए प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रहे प्रदीप गांधी को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके। टोटल ऐसे 29 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार प्रदीप गांधी को दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में असम के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये 8 उत्पाद जो हैं असम के हैं और बोडो जनजाति के द्वारा ये यूज किए जाते हैं। बोडो आप जानते हो, बोडो जनजाति होती है और बोडो एक लैंग्वेज भी है, जिसको 22 लैंग्वेज में शामिल भी किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इसमें देखिए 8 जो पारंपरिक उत्पाद हैं उसमें देखिए 3 जो हैं ये पारंपरिक बियर हैं, और 4 जो हैं पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं इनके, और 1 उसमें से वस्त्र है इनका।
ठीक है ना, बोडो जनजाति जो यूज करती हैं। इसमें कौन कौन से नाम हैं इनको देख लो। बोडो जोऊ ग्वरण, मैब्र जोऊ बिडवी, बोडो जोऊ गिसी, बोडो नफाम, बोडो ओडंगला, बोडो ग्वखा, बोडो नर्जी और बोडो ओरोना। ये 8 प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग पर आते हैं। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तब दिया जाता है जब किसी प्रोडक्ट की वजह से वो एरिया या वो क्षेत्र पहचाना जाने लगता है और उस प्रोडक्ट की ख्याति और बढ़ाना चाहती है सरकार। सरकार चाहती है कि उसकी ब्रांडिंग की जाए, जिससे उनके जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो थोड़ा सा और बेनिफिशियल हो सकें, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की पहचान भी मिल सके ग्लोबल मार्केट में। तो इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। अब जीआई टैग देने से ब्रांडिंग तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। जीआई टैग 10 सालों की अवधि के लिए दिया जाता है। जीआई टैग के लिए बिल लाया गया 1999 में, लेकिन ये बिल एक्ट बनते बनते 2003 आ गया। 2003 में ये एक्ट बना और उसके बाद 2004 में पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग की चाय बनी, जिसको जीआई टैग मिला। 10 साल की अवधि के लिए मिलता है, ये बात ध्यान रखना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य जो है वो है आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। संकल्प ब्लाइस में भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, कारण वही है सेम, क्योंकि मैं घर आया हुआ था और दूसरी उसके बाद तबीयत खराब हो गई, इस वजह से अभी क्लासेस नहीं हो रही। लेकिन फिर आज शाम से या फिर कल से क्लासेस